Hello, good morning, and namaskar, everybody. Till now, we have covered the various sections of monthly magazine of Vision IS January 2025. We have covered environment, then science and technology, then culture and schemes. Today, we will cover the security section, and if the time allows, I will cover some more topics. So, let's start. Page number 64. The first topic is Interpol. Interpol, what is the context of the news? The Interpol issued its first silver notice in 52 countries pilot, including India, and Ministry of Home Affairs also launched Bharat Pol portal to seamlessly connect with Interpol. So point to be noted is here, the Ministry of Home Affairs coordinate with the Interpol, and the agency which are responsible for coordinating with Interpol is CBI in India. And recently, the Ministry of Home Affairs has launched Bharat Pol portal to seamlessly connect with the Interpol. So let's know about the Bharat Pol portal in brief. An online portal है which connects the international policing, and it is developed by CBI. Through this, every agency and police force in India will be able to seamlessly connect with the Interpol. जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होगी इंडिया में, या फिर क्रिमिनल ऑफेंडर जो बाहर से आए हुए हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर जो यहाँ के क्रिमिनल्स हैं वो बाहर की कंट्री में चले गए हैं, तो थ्रू इंटरपोल दे कैन कनेक्ट। एंड इसी कनेक्शन को और इम्प्रूव करने के लिए भारत पोल नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है सीबीआई के द्वारा। 5 की मॉड्यूल, व्हाट आर द 5 की मॉड्यूल्स फॉर भारत पोल और इंटरपोल? फर्स्ट वन इज कनेक्ट। दिस विल अलाउ ऑल द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जितने भी इंडिया में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, जैसे कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सीबीआई हो गया, एटसेट्रा, वो सारे के सारे कनेक्ट कर सकते हैं इंटरपोल से। नेशनल क्राइम ब्यूरो दिल्ली, सेंट्रल ब्यूरो दिल्ली। But second is Interpol notices. System will ensure quick and secure and structured notices, enabling a scientific mechanism to swiftly locate criminals. And across the globe. जो भी क्रिमिनल या तो इंडिया में या फिर बाहर की कंट्री में चले गए हैं उसको आसानी से लोकेट करने में मदद करेगा ये इंटरपोल। नेक्स्ट मॉड्यूल इज द रेफरेंस। Interpol reference from 196 countries, and it will make it much simpler इंटरनेशनल असिस्टेंस और इन्वेस्टिगेशन में एक ईज लेके आएगा। ब्रॉडकास्ट इज द नेक्स्ट मॉड्यूल। इसके थ्रू जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो कैन रिक्वेस्ट टू अदर सिमिलर बॉडीज इन 195 countries, and this process will be immediately available. Next module is resources. It will facilitate the exchange and management of document capability building initiative. इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंटरपोल was established as a international criminal police commission during the second international police congress in Vienna in 1923. So point to remember कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1923 वियना में एज ए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, फर्स्ट या सेकेंड, इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है यहाँ पे से। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एज ए इंटरपोल, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956। जो रियल जो इंटरपोल है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1956 में, जब 25th जनरल असेंबली कंडक्ट हो रहा था। मेंबर्स कंट्री कितने हैं ना? 196 मेंबर्स हैं। इंडिया इज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर, इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, तो उस केस में वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लियोन फ्रांस में है, आपको इसी को चेंज करके दे सकता है, वियना दे सकता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेब्लिश हुआ था वियना में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सो बी अलर्ट वाइल स्टडिंग, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो established by the member countries as a point of access to for the इंटरपोल अफेयर्स। हर एक जो मेंबर कंट्री है वो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो स्टेब्लिश करेगी, जिससे कि इंटरपोल जो है उसको उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकेगी, एंड किसी भी तरीके का असिस्टेंट रिगार्डिंग द डिफरेंट नोटिस प्रोवाइडेड बाय द इंटरपोल एजेंसीज वो मिल सकती है। एनसीबी connect with the general secretariat via interpol secure global police communication called I-24/7। CBI is India's NCB to Interpol। इंडिया में CBI नेशनल सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल ब्यूरो है when we talk about the Interpol। Let's know more about this। The General Assembly है is a Interpol supreme governing body which comprises of representatives from each of member countries which meets once a year। जो सुप्रीम बॉडी क्या है, तो जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। 13 member executive committee is the governing body in charge of supervising the execution of the General Assembly's decision and administration and work of General Secretariat। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि देखिए क्वेश्चन में ये आ सकता है आपको कि 13 member executive committee is the supreme body, ठीक है। 13 member executive committee is the supreme body। तो इस केस में आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट गलत है सही। जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो इसके अनुसार ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी थोरो विद द इन्फॉर्मेशन एंड द फैक्ट्स बिकॉज नंबर्स ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो आप जब भी स्टडी करें वेदर इट्स मैगजीन और न्यूज़पेपर, तो आप फैक्ट्स को भी माइंड में रखें। सेकेंड इज इट हैज़ 13 मेंबर इंक्लूडिंग, जो 13 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें 13 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट को इंक्लूड करते हुए 13 मेंबर इलेक्टेड फॉर 4 years, 4 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, विच आर elected by the General Assembly and it meets thrice a year। एक साल में 3 बार मिलता है। ये भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है यहाँ से। नोटिस, इंटरपोल की जो नोटिस है कलर कोडेड नोटिस होती है, रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ये साइड में दिया हुआ भी पढ़ते हैं। नोटिस आर पब्लिश्ड बाय द जनरल सेक्रेटेरिएट, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड। नोटिस आर पब्लिश्ड बाय जनरल सेक्रेटेरिएट at the request of NCB and are made available to all member countries। इंडिया में इंटरपोल का क्या रोल रहा है अभी तक, देखिए सीबीआई एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी। इंटरपोल लाइसेंस ऑफिसर ILO, सीबीआई कनेक्ट्स ऑल इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल through designated ILOs, Interpol license officer, liaison officer। These ILO work in the conjunction with the unit officers who typically hold positions such as superintendent of police, SP, branch chiefs, and other respective organization। Global Operation Center, GOC of CBI at New Delhi has been proactive in rendering expeditious international laws enforcement assistance on reference 24/7 basis। दूसरा क्या, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम 2023 hosted by India to train young police leaders from across the world and help them to develop an international perspective and understanding। सी नीड ऑफ इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन क्यों है, देखिए सबसे पहला है कि एक तो ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ क्राइम होते जा रहा है। फॉर इंस्टेंस ऑपरेशन हेची लॉन्च किया गया इंटरपोल के द्वारा टू काउंटर द ट्रांसनेशनल क्राइम जो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल और साइबर क्राइम जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग ऑपरेशन हेची लॉन्च किया गया। तो इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा, ऑपरेशन हेची किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इंटरपोल के द्वारा। फॉर इंस्टेंस इन नवंबर 2024 ऑपरेशन सेरेंगेटी
of Interpol has been launched. This led to arrest of more than 1,000 suspected cyber criminals, responsible for 35,000 victims in 19 countries. नेक्स्ट है काउंटर टेररिज्म एफर्ट. उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग लीगल असिस्टेंस. इंटरपोल ऑपरेशन फ्लैश वेका was coordinated with the participation of 54 countries to dismantle organized crime. ये फैक्ट्स है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, बस यू हैव टू जस्ट रिमेंबर ऑपरेशन फ्लैश वेका किस चीज़ के लिए हुआ था. टू डिसमेंटल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन अफ्रीका. रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी जरूरी है इंटरपोल. ऑब्स्टिकल क्या क्या आ रहे हैं देखिए. एक तो लीगल एंड प्रोसीजरल डिस्पैरिटीज है कंट्रीज में. हर एक कंट्री का अलग लीगल सिस्टम है और पोलिसिंग सिस्टम्स हैं, जिससे कि एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हो पा रहा है विद इन कंट्रीज फॉर कोऑर्डिनेशन. दूसरा है कि कल्चरल बैरियर. 196 कंट्रीज हैं जिसमें कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं. इसी को एथिक्स में जब हम लोग देखते हैं तो मॉरल रिलेटिविज्म देखते हैं. मॉरल रिलेटिविज्म कि हर एक कल्चर डिफरेंट होता है. जो आपके कल्चर में क्राइम है वो किसी और के कल्चर का हिस्सा है. फॉर एग्जांपल मसाई ट्राइब्स जो है इन अफ्रीका, वो जो काऊ या फिर बुल्स वगैरह रहते हैं तो उसके आई थिंक हॉर्न से ब्लड जो होता है वो पीते हैं. एंड दिस कैन बी क्रूएल इन सम कंट्रीज, बुद्धिस्ट कंट्रीज एंड हिंदूज कंट्रीज. रिसोर्स लिमिटेशंस, रिसोर्स की भी कमी है. दूसरा है पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस. अब जल्दी से देख लेते हैं कितने प्रकार के नोटिस हैं. एक तो रेड नोटिस हैं. रेड नोटिस किस लिए जारी किया जाता है? टू सीक लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन. ब्लू नोटिस किस लिए जारी किया जाता है? टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज. ग्रीन नोटिस टू वार्न अबाउट द पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज. पर्पल नोटिस टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन क्रिमिनल मेथड और मोडस ऑपरेंडाई. इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस क्या है? फॉर एंटिटीज टारगेटेड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमिटी. येलो नोटिस टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्सन्स. मिसिंग पर्सन के लिए येलो नोटिस. ब्लैक नोटिस किसके लिए है? टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज. जैसे रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ, ठीक है, वहाँ पे सोल्जर्स मारे गए या फिर कोई पीपल मारा गया, तो उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी के लिए इंटरपोल जो है ब्लैक नोटिस इशू करता है. फिर ऑर्गेनाइज नोटिस, ऑरेंज नोटिस सॉरी, टू वार्न ऑफ सीरियस एंड एमिनेंट थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी. सिल्वर नोटिस टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस क्रिमिनल एसेट्स. तो ये क्वेश्चंस किस कभी भी फॉर्म हो सकता है इससे. रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, पर्पल नोटिस एटसेट्रा. सिग्निफिकेंस ऑफ भारत पोल क्या है? देखिए, पहला तो यह है कि एक सपोर्ट ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बाय इंप्रूविंग देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. दूसरा है रियल टाइम इंटरफेस देगा. तीसरा एक्सपेडिटेड रिस्पांस. फोर्थ वन इज इंटरपोल डेटाबेस एक्सेस मिल जाएगा इससे. इंटरपोल का मेंबरशिप का प्रोसेस देखते हैं. सबसे पहला प्रोसेस है स्टेप सबसे पहला स्टेप है कैंडिडेट कंट्रीज अप्लाई फॉर मेंबरशिप. कैंडिडेट कंट्री जो भी है वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें. एप्लीकेशन पहले इंटरपोल के पास जनरल असेंबली के पास जाएगी. जनरल असेंबली वोटिंग करेगी. फिर कैंडिडेट कंट्री मस्ट रिसीव 2/3 ऑफ द वोट कास्ट. 2/3 वोट होनी चाहिए. इफ द मेंबरशिप इज अप्रूव्ड द कंट्री इज immediately considered an Interpol member country and the integration process is launched. So this is all about it. तो ये था इंटरपोल के बारे में डिटेल्ड. और अब इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है. आप यदि मेंस लिख रहे हैं या फिर प्री में जा रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है. आप इसी को रिवाइज करें और इम्प्रूव करें. सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, DPDP रूल्स. ये DPDP रूल्स जो है बहुत दिन से न्यूज़ में है, बट ये 2025 का रूल है. न्यूज़ में पहली बात क्यों है? द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEIT जो है, दे हैव रिलीज्ड ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल. एक्चुअली क्या है कि ड्राफ्ट से कभी क्वेश्चंस आया नहीं है अभी तक UPSC में. सो पढ़ना आई डोंट थिंक कि उतना फिजिबल है या फिर उतना बेनिफिशियल है. फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं जल्दी. सी बैकग्राउंड क्या है कि सुप्रीम कोर्ट केस 2017 में केस पोर्टास्वामी जजमेंट के अनुसार दे हैव रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 21.
तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड 2017 में BN श्रीकृष्णा कमिटी हैज़ एग्जामिन द डेटा प्रोटेक्शन इशू। सेकेंड फैक्ट है कि BN श्रीकृष्णा कमिटी एग्जामिन किया था, जिसके बेस पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था। एंड उस टाइम पे जितने भी पार्लियामेंट्री बॉडीज़ हैं उन्होंने इस बिल को, डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज है जैसे JPC कमेटी हो गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो इन सबों ने उस बिल को रिव्यू किया था। एंड देयर वाज सजेशन मेड, एंड वो सजेशन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। एंड धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते करते डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था। MEIT ने ड्राफ्ट रिलीज किया था 2022 में भी DPDP बिल का, अभी भी ड्राफ्ट रिलीज किया गया। अभी तक देखा गया कि उस पर क्वेश्चंस रेयरली हैव बीन आस्क्ड। वो जो बिल लाया गया था DPDP बिल 2022 ड्राफ्ट बिल, एंड 23 में उसको एक्ट बना दिया गया। बेनिफिट क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल के? See, a large and well-organized data ecosystems would encourage digital economy innovation. सबसे पहले जो डेटा है, डेटा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी भी चीज़ के लिए, वेदर इट्स इकोनॉमी, वेदर इट्स एकेडमिक, और जॉब क्रिएशन में भी डेटा का बहुत बड़ा रोल है। पॉवर्टी को भी रिड्यूस करने के लिए डेटा का इंपॉर्टेंस है। डेटा इज एन एसेट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विच नेसेसिटेट डेटा प्रोटेक्शन। नेशनल सिक्योरिटी में भी डेटा का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे अभी रोहिंग्या इशूज़ आ रहा था, तो उसमें भी नंबर्स ऑफ रोहिंग्याज जो कि इंडिया में एंटर कर चुके हैं और इधर उधर बच चुके हैं। डेटा कैन सब्सटेंशियली इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर अक्रॉस सेक्टर्स, बी इट हेल्थ, एजुकेशन, टैक्स कलेक्शन, पॉवर्टी, पब्लिक सेफ्टी एटसेट्रा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज, देखिए एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि डेटा को प्रोटेक्ट करें, एंड जो डेटा फिड्यूसरीज है उसको अप्लीकेट करें कि डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। राइट एंड ड्यूटी ऑफ डेटा प्रिंसिपल, द पर्सन टू होम डेटा रिलेटेड, जो भी पर्सन है जिसके रिगार्डिंग डेटा है उसका क्या राइट है और क्या ऑब्लिगेशन है, उसको एड्रेस किया जाए। कंसेंट मैनेजर, पर्सन और एंटिटी दैट इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंट और इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म बनेगा डेटा प्रिंसिपल के लिए टू गिव रिव्यू एंड कंसेंट। फाइनेंशियल पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ राइट, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। 2023 का जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया वेयर सच डेटा इज कलेक्टेड। बोला गया है कि डेटा जो प्रोसेस होगा वो इंडिया में ही होगा इन डिजिटल फॉर्म, और जो इंडिया में कलेक्ट किया गया इन डिजिटल फॉर्म और नॉन डिजिटल फॉर्म। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया इफ इट इज ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। पर्सनल पर्पज के लिए अलाउड है। पर्सनल डेटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय डेटा प्रिंसिपल टू whom such principal data relates to। यदि जिसके रिगार्डिंग डेटा वो अलाउ करता है कि किसी भी फॉरेन कंपनी को वो डेटा स्टोर कर सके आउट ऑफ इंडिया, तो इट इज अलाउड। एनी अदर पर्सन्स अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू मेक सच पर्सनल डेटा पब्लिकली अवेलेबल, और जो पर्सन अपना डेटा पब्लिकली अवेलेबल रखना चाहते हैं। दूसरा है कंसेंट का, पर्सनल डेटा में बी प्रोसेस्ड by only lawful purpose after obtaining the consent of the data principal। जिनका डेटा है उसके डेटा को आप रख सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, बट उसके अथॉरिटी के बाद, उसके कंसेंट के बाद। कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूज इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स और सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, मेडिकल इमरजेंसी एटसेट्रा। For a child or a person with disability, consent will be provided by the parents or legal guardian। Third है Data Protection Board of India। सेंट्रल गवर्नमेंट ने DPBI को स्टैब्लिश किया है, एंड इसका फंक्शंस क्या है? मॉनिटर एंड कंप्लायंस एंड इम्पोज पेनल्टी। सबसे पहले की पेनल्टी लगा सकते हैं आप। डायरेक्ट डेटा फिड्यूसरीज टू टेक नेसेसरी मेजर्स इन इवेंट ऑफ डेटा ब्रीच। जब आपका डेटा ब्रीच हो रहा है आपके साथ, तो आप क्या एक्शंस ले सकते हैं? हियरिंग ग्रीवांसेस मेड बाय अफेक्टेड पर्सन। बोर्ड मेंबर विल अपॉइंटेड फॉर 2 years, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अपील अगेंस्ट डिसीजन विल lie with
टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड ट्रिब्यूनल। जब भी आपका डेटा ब्रीच होगा तो आप टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं या फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? राइट है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, किस तरह से आपका डेटा प्रोसेस किया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सीक कनेक्शन विद द इरेजर एंड पर्सनल डेटा, आपकी डेटा इरेज हो रही है या फिर स्टोर है अभी तक, आप उसके बारे में जान सकते हैं। ग्रीवांस एड्रेसल दूसरा, थर्ड है राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, आप किस डेथ के केस में यदि किसी भी पर्सन को आप नॉमिनेट कर सकते हैं ताकि वो आपका डेटा जो है रिमूव करवा सके। डेटा प्रिंसिपल मस्ट नॉट रजिस्टर अ फॉल्स प्रिविलेज कंप्लेंट, फॉल्स और प्रिविलेज कंप्लेंट नहीं करना है, ये भी बोला गया है। वायलेशन ऑफ द ड्यूटीज विल बी पेनल्टी, अप टू 10,000 का पेनल्टी लग सकता है यदि ड्यूटीज का वायलेशन हुआ तो। ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा प्रोड्यूसरीज, जो डेटा आपका स्टोर कर रहा है उसका क्या ऑब्लिगेशन है। इंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, build reasonable security safeguard to prevent data breach. Third one is inform DPBI and affected person in the event of breach. जब आपका डेटा ब्रीच हो रहा है तो आप वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इरेज पर्सनल डेटा एज सुन एज द पर्पस हैज बीन मेट, आप पर्सनल डेटा को हटवा सकते हैं जितना जल्द से जल्द हो सके, आपका जो पर्पस है वो पूरा हो गया तो। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट डेटा प्रोड्यूसरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है कि एनी डेटा प्रोड्यूसरीज एज एसडीएफ significant data producers based on the factors such as volume and sensitivity of personal data processed. सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी कि क्या सेंसिटिविटी रही है पास्ट में उस कंपनीज की जो कि डेटा प्रोसेस कर रही है। पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी फैक्टर कंसीडर किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के क्षेत्र में एसडीएफ विल बी सर्टेन एडिशनल ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग अपॉइंटिंग डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट वन इज पेरेंटल कंसेंट, जिस केस में डिजेबल चिल्ड्रन है या फिर डिजेबल्ड या वल्नरेबल पीपल्स हैं उस केस में पेरेंटल कंसेंट होना जरूरी है। एग्जाम्पशन कब कब है? राइट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, एन ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा प्रोड्यूसरीज एक्सेप्ट डेटा सिक्योरिटीज विल नॉट बी अप्लाई, किस किस केस में अप्लाई नहीं होगा? वो नोटिफाइड एजेंसी जैसे कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इस केस में आपकी डेटा स्टोर रहेगी उसमें। वो रिसर्च के केस में डेटा स्टोर रहेगी। तो स्टार्टअप्स में डेटा आपके पास, गवर्नमेंट के पास रहेगी आपकी डेटा। इन्फोर्स लीगल राइट एंड क्लेम्स, किसी भी तरह के आप क्लेम करते हैं या फिर लीगल राइट तो उस केस में भी डाटा आपकी स्टोर रहेगी। टू परफॉर्म जुडिशियल और रेगुलेटरी फंक्शन टू प्रोसेस इन इंडिया पर्सनल डेटा ऑफ नॉन रेसिडेंट अंडर द फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। अब इशू क्या क्या है डीपीडीपी में, एक्ट में? सबसे पहला है कि ये वायलेट करता है किस चीज़ को? फंडामेंटल राइट को, सीधे सीधे प्राइवेसी का वायलेशन है। मिसिंग राइट, क्या क्या मिसिंग राइट है? एक्ट ओमिट्स द राइट ऑफ डेटा पोर्टेबिलिटी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन। ओके, राइट टू बी फॉरगॉटन को ये रिकॉग्नाइज नहीं करती है। डेटा पोर्टेबिलिटी अलाउज डेटा प्रिंसिपल टू ऑब्टेन एंड ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम डेटा फिड्यूसरीज। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर डेटा को भी एड्रेस नहीं कर पाती है ये एक्ट। स्टेट एग्जाम्पशंस एंड प्राइवेसी रिस्क, स्टेट को जो एग्जाम्पशंस मिला है इस केस में वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। लैक ऑफ हार्म रेगुलेशंस, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिपेंडेंस, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकते हैं? एक तो एडॉप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि ईयू और यूएस का डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क है। इंकरेज बायलैटरल एंगेजमेंट, फैसिलिटेट सिक्योर डेटा ट्रांसफर थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अवॉइड रिजिड आइसोलेशनिस्ट मैंडेट। थर्ड इज रेगुलेटरी एडेप्टेबिलिटी, continuously update framework to address the emerging privacy risk. Clear definitions होनी चाहिए। ग्लोबल सिक्योरिटी स्कीम, सॉरी कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। लेट मी सी हाउ मेनी मोर टॉपिक्स आर देयर। ओके, इसके बाद न्यूज इन शॉर्ट्स है, ठीक है। During the review of implementation of Coastal Security Scheme, Ministry of Home Affairs various shortcomings were reported. जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च किया गया था 2005 में, तो उसमें वेरियस इशूज आ रहे हैं।
तो उसी इशूज़ को देखते हैं। सबसे पहले कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम्स वाज फॉर्मुलेटेड इन 2005 बाय होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था 2005 में। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप लोग रिमेंबर रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या था? स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑफ कोचिंग, कोस्टल पुलिसिंग को इम्प्रूव करना, सर्विलांस को इम्प्रूव करना, ये पर्पस था। तीन फेज में ऑर्गेनाइज किए गए थे। 2005 से 2011 फेज 1, फिर फेज 2 2011 से 2020, फेज 3 अंडर प्रोसेस है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्टेड बाय कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज, द गवर्नमेंट एडेड 73 कोस्टल पुलिस स्टेशन, 97 चेक पोस्ट, 58 आउटपोस्ट एंड 30 ऑपरेशनल बैरक्स। फेज 2 में ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी गैप्स एनालिसिस कैरिड आउट बाय द कोस्टल स्टेट, कोस्टल सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया। सिग्निफिकेंस क्या है कोस्टल सिक्योरिटी का? सबसे पहला तो यह है कि ट्रेड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 95% ऑफ द ट्रेड वॉल्यूम ऑफ इंडिया एंड 70% बाय वैल्यू। दूसरा है कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है। थर्ड वन है कि फिशरीज एंड फिशिंग कम्युनिटीज है, उसको प्रोटेक्ट करना। इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट फिशिंग नेशन विथ 4 मिलियन फिशरमैन। टेररिस्ट थ्रेट है, जैसे कि 2008 में समुद्री रास्ते से टेररिस्ट आए थे। चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस है टोपोग्राफी एंड लोकेशन। तो एग्जांपल्स लिया गया है कि एक जगह है हरामी नाला इन द क्रीक ऑफ कच्छ, गुजरात, originates from India and entered Pakistan, has become preferred route for infiltrators and smugglers. Insufficient मैन पावर्स, कोस्ट गार्ड में जो है insufficient मैन पावर्स। Poor training, the absence of trained personnel at coastal patrolling and sea combat operations affect the marine police and customs. Gujarat and Maharashtra are greatly constrained by the lack of adequate infrastructure. कुछ सिस्टमिक फ्लो भी है। These are inter and intra agency confusion. फिर फिशिंग वेसल्स मॉनिटरिंग में भी प्रॉब्लम आती है। We do not have the best devices to monitor this fishing vessels. Another कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन, नेवी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस का कोऑर्डिनेटेड ट्रेनिंग। जैसे प्रोजेक्ट सीवर्ड लॉन्च किया गया है कर्नाटका के आईएनएस कदम्बा एट करवार नियर गोवा। टेक्निकल सर्विलांस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए लिया गया NC3I, नेशनल मैरीटाइम डोमेन। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव किया जा रहा है। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन, जैसे कि सागर इनिशिएटिव, इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोशियम इनिशिएटिव, आयरा, इंडियन ड्रीम एसोसिएशन वगैरह एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस रूल 2024। जो भी मैसेजेस होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, उसको रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइज दैट टेलीकम्युनिकेशन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ द मैसेजेस रूल 2024 दैट अलाउज इंटरसेप्शन इन इंडिया। की प्रोविजंस क्या क्या है? देखिए, एक तो लीगल बेसिस है। नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 56 ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 सुपरसीड्स रूल 490 एंड 419A ऑफ इंडियन टेलीग्राफ रूल। Authorized agency, the central government may authorize agency to intercept messages in case of public emergency। जब डिफरेंट एजेंसीज या फिर डिफरेंट डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट किसी भी अथॉरिटी को बोल सकती है कि आप जो है मैसेज को इंटरसेप्ट करें। जैसे कि हेट स्पीच वगैरह हो गया, तो उस केसेस में मैसेज को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। हाईलाइट्स क्या है इसमें रूल्स का? ऑथराइजेशन प्रोसेस,
Only a joint secretary or higher can issue interception order, exception for remote areas या operational regions. Second is head of the या फिर senior head of the authorized agency may issue order with confirmation within 7 working days. Safeguard and review. State review committee 7 दिन में आप रिव्यू कर सकते हैं. सेंट्रल रिव्यू कमेटी हो सकती है, which consists of cabinet secretary, member, secretary legal affairs, secretary telecom. स्टेट रिव्यू कमेटी में चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, फिर मेंबर, सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट. वैलिडिटी इनिशियल 60 days, मैक्सिमम विथ 180 days. Data destruction. Record must be destroyed every 6 months. Legality of the interception in India. Telecommunication Act 2023. It repealed Indian Telegraph Act 1885. यह जो है 1885 का जो टेलीग्राफ एक्ट है उसको रिपील करता है. एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933. आईटी एक्ट को भी ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है. सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 empowers central and state government to intercept or decrypt any information generated, transmitted or received or stored in any computer resources. IT procedure and safeguard for interception, monitoring and decryption of information rule 2009. It authorizes the agency to monitor or decrypt information. People's Union for Civil Liberties versus Union of India case. This case called this out as an infringement on the right to freedom of speech and expression under Article 19. कंसर्न्स क्या क्या हैं, जैसे कि प्राइवेसी कंसर्न्स हो गए, पहला तो ये है. दूसरा एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, एंड इस केस में पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीजंस भी हो सकते हैं. थर्ड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर है. फोर्थ वन इज इनडेफिनिट रिटेंशन इन सम केसेस. लैक ऑफ प्रोटेक्शन फॉर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, लिमिट सब्जेक्टिव interpretation, establish an independent oversight body, protection of telecom service provider, accountability mechanism होनी चाहिए. So this is all about it. Moving to the next section. Ministry of Defense has declared this year 25 as year of reforms, जिसमें कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का एस्टेब्लिशमेंट होना है. फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड न्यू डोमेन्स विच विल फोकस ऑन द साइबर एंड स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग प्रोसेसेस. It will also focus on the technology transfer and the knowledge sharing, which will enhance the ease of doing businesses and PPP, collaborations, etc. Use of frontier technology in warfare. Raksha Mantri, the defense minister, said that mastering frontier technologies is the need of the hour. What are some frontier technologies? जैसे कि AI का uses, proxy warfare, space warfare, cyber attacks. These are some of the frontier technologies. जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आर्म फोर्सेस ने डिकॉय यूज किया था टू डेविएट और टू डिस्ट्रैक्ट द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस. फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इन वॉरफेयर. AI based warfare, AI powered drones, electromagnetic warfare, space warfare like anti-satellite weapons, cyber attacks, Kudankulam nuclear power plants. Issues with the frontier technologies. एक तो challenges हैं international security की, within legal gaps हैं international laws में which are exploited by the member countries. Dual use dilemma, एक तो civilian use होता है, एक military use है. अदर इशूज़ हैं जैसे कि एल्गोरिदमिक बायस, अकाउंटेबिलिटी, पोटेंशियल फॉर AI, आर्म्स रेसेस एक्सेट्रा. इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं. सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस AI काउंसिल एंड डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसीज, प्रोजेक्ट सीकर,
Antriksh Abhyas 2024, first ever space exercise to integrate India's space capability. Fourth is DRDO Young Scientist Laboratory का establishment. Indian Cyber Coordination Center. The Union Finance Minister asked bank to complete Indian Cyber Coordination Centers integration, I4C integration. देखिए सबसे पहले I4C के बारे में थोड़ा जानते हैं कि I4C है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर. दूसरा, इट सर्व्स एज अ सेंट्रल हब फॉर कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम्स. सो पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है साइबर क्राइम के केसेस में. नेक्स्ट है पिग बुचरिंग स्कैम. यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो अपने एनुअल रिपोर्ट है 2023-2024 में हाईलाइट किया है पिग बुचरिंग स्कैम या फिर इन्वेस्टमेंट स्कैम. क्या है ये? इट इज अ ग्लोबल फेनोमेना एंड इन्वॉल्व्स द लार्ज स्केल मनी लॉन्ड्रिंग and even the cyber slavery. It is a type of confidence and investment fraud. Monetary contribution to seemingly sound investment before the scammer it disappears with the contributed monies. Fifth news है हमारे पास. Naval combatant INS Surat, INS Nilgiri and INS Waghsir commissioned. INS Surat, INS Nilgiri, INS Waghsir. The first try commissioning of indigenously developed. ये सारे जो INS नीलगिरी, INS वागसीर, INS सूरत सारे के सारे इंडिजीनियसली डेवलप किए गए हैं. INS सूरत क्या है? फोर्थ एंड फाइनल शिप ऑफ P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट. किसका पार्ट है वो भी देखना है, इंपॉर्टेंट है. You can form the question. INS नीलगिरी is a part of first ship of P-17 stealth frigate project. Next one is INS Waghsir. It is the sixth and final project of P-75 Scorpion project. ये मैच द कॉलम आ सकता है यहाँ से कि INS सूरत P-15B, INS नीलगिरी P-17, INS वागसीर इस P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट किसके द्वारा बनाया गया है? तो मजगांव सीपीआर लिमिटेड MTL के द्वारा. इंडियाज नेवल इंडिजनाइजेशन एफर्ट. क्या हुए हैं? इंडियाज नेवीज मेरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान MCCP. A force of 200 ships by 2027, transforming it from buyer's navies to the builder's navy. Indian Navy indigenization plan. Navy expansion make in India initiative. INS विक्रांत एयरक्राफ्ट जो है कैरियर, INS अरिहंत, INS अरिगात एक्सेट्रा जो इंडिया में ही बने हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स अंडर वाटर डोमेन. समुद्रयान प्रोजेक्ट साइंटिफिक पार्टनरशिप विद इंडियन ओशन ड्रीम कंट्रीज. नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग MK2. DRDO has announced that the field evaluation of ATGM Nag MK2 were successfully conducted recently at the Pokhran Field Range in Rajasthan. Purpose क्या है? It uses the function कैसे करता है? It uses the fire and forget technology, allowing operators to lock into the target before launch and strike with a pinpoint accuracy. It is capable of neutralizing modern armored vehicles with explosive reactive armors. An imaging infrared seeker is a system that uses infrared to detect and track targeted. नेक्स्ट न्यूज़ है भार्गवास्त्र. भार्गवास्त्र के बारे में क्या है? एक तो सबसे पहले एक इंडिजिनस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है भार्गवास्त्र. इट कैन यूज द स्वॉर्म ड्रोन. स्वॉर्म ड्रोन्स आर काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स. जितने भी स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में स्वॉर्म ड्रोन्स यूज़ किया गया, उस तरह के अटैक को काउंटर करने के लिए भार्गवास्त्र का यूज़ किया जा रहा है. डिटेक्शन कैपेबिलिटीज है, रैपिड रिस्पॉन्स, मल्टी टारगेट इंगेजमेंट, गाइडेड माइक्रो म्यूनिशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज प्रलय पिनाका रॉकेट. See, it is a tactical ballistic missile, and long range Pinaka rocket system will be the part of Republic Day parade.
इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल developed by DRDO. Missile has range to 150 to 500 km. Missile guidance systems. Pinaka multi-barrel rocket launcher system developed by DRDO. Eurodrone. India has joined Eurodrone program as an observer member. Eurodrone या फिर यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम is a twin turbo prop male unmanned aerial vehicle. It can be used for long endurance mission. चार नेशन के द्वारा ये बनाया जा रहा है, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन. नेक्स्ट वन इज संजय सिस्टम. द डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड संजय एज ए बैटलफील्ड सर्वेलांस सिस्टम. संजय जो महाभारत में बैटलफील्ड को देख सकते थे, उसी के नाम पे संजय एंड एडवांस बैटलफील्ड सर्वेलांस सिस्टम लॉन्च किया गया है टू एनहांस इंडियन आर्मी. About Sanjay scheme, it is jointly developed by Indian Army and the Bharat Electronic Limited under Atmanirbhar Bharat initiative. It creates a unified surveillance picture of battlefield via army data network and satellite communication. The system is designed seamlessly integrated data, ground and aerial battlefield sensors. और कुछ एक्सरसाइज जो न्यूज़ में एक्सरसाइज सूर्यकिरण इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. कहाँ पे हुआ था कंडक्ट, ये नहीं दिया हुआ. नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ला पेरोस. नेवीज ऑफ 9 इंडियन ओशियन पैसिफिक countries including India took part in the multilateral exercise La Pérouse, hosted by France. It is in strategic state of Malacca, Sunda and Lombok state. पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूके, सिंगापुर. एम क्या है? तो डेवलप द कॉमन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस एंड सर्विलांस सिस्टम. तो ये थी सिक्योरिटी. तो अगले लेक्चर में जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.